अंतर्राष्ट्रीय संबंध में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में यूएनओ में किस तरह से महाशक्तियों ने वीटो पावर के माध्यम से उसका पक्ष और विपक्ष यानी प्रयोग और दुरुपयोग करते हुए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित किया। तो हमारा क्वेश्चन बना, निषेधाधिकार से आप क्या समझते हैं? इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। निषेधाधिकार, निषेध माने होता है मना करना। वीटो वोट शब्द से बना है वीटो, वीटो माने मतदान। यूएनओ के चार्टर के अनुच्छेद 27 में मतदान का उल्लेख है और जब यूएनओ की स्थापना हुई तो शक्ति संपन्न राष्ट्रों ने, जैसे विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, चाइना और फ्रांस, ये 5 स्थायी सदस्य हैं। 5 में मुख्य जो थे उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, इन्होंने वीटो पावर की मांग की कि हमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था को बनाए रखने में जिस संगठन का निर्माण करना है कुछ अलग हट के सर्वोच्चता दी जाए। तो इन्होंने वीटो पावर को प्राप्त कर लिया। वीटो पावर का प्रयोग कब होगा, यानी यूएनओ का चार्टर जो उल्लेख करता है इस मामले में कि कौन से कार्य विशेष होंगे या कौन से साधारण होंगे, ज़्यादा स्पष्टीकरण नहीं है। तो महाशक्तियों ने क्या किया कि साधारण विषयों को महत्वपूर्ण बनाने में और महत्वपूर्ण विषयों को सोल्व करने यानी उनका निदान करने में जिस मतदान का प्रयोग किया उसको हम वीटो के नाम से जानते हैं। वीटो पावर का दोहरा प्रयोग महाशक्तियों ने अपने हाथ में लिया क्योंकि सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य हैं, 5 स्थायी 10 अस्थायी, लेकिन महत्वपूर्ण मामलों के निर्णय में सबसे मेन चीज़ रहेगी कि 9 सदस्यों का बहुमत होना अनिवार्य है। 9 में सबसे पहले 5 स्थायी सदस्यों का और 4 अस्थायी सदस्यों का समर्थन हो तो बहुमत माना जाएगा, यानी 5 स्थायी सदस्य मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट के रूप में काम करेंगे। अब बात आती है कि विपक्ष यानी इस वीटो पावर को जो नहीं चाहते, उनका कहना है कि वीटो के कारण यूएनओ विफल हो गया, यूएनओ अपने उद्देश्य में नाकामयाब हो गया। यूएनओ जब बना था तो उसने कहा था हम तो छोटे बड़े के अंतर को समाप्त कर देंगे, हम विकासशील राष्ट्रों को प्रोटेक्शन देंगे, नवोदित राष्ट्रों को सहायता देंगे, उन्हें आर्थिक सामाजिक संबल देंगे। लेकिन यूएनओ बनने के बाद महाशक्तियों में आपसी शीत युद्ध की शुरुआत हुई और शीत युद्ध के कारण तनाव, प्रतिस्पर्धा और सैनिकवाद को बढ़ावा, सैनिक अड्डों को बढ़ावा, ये सब होने लगा। तो यूएनओ अपने उद्देश्य में कामयाब नहीं हो पाया। तो विपक्ष का मत है कि इसने असमानता पैदा की, यानी विकसित और विकासशील राष्ट्रों में विभेद उत्पन्न हुआ वीटो के कारण। क्यों? क्योंकि महाशक्तियों ने जो यूएनओ जिस एम को लेकर चला था उस एम को तो छोड़ दिया और ध्रुवीकरण की राजनीति को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। इसमें ये पॉइंट भी बनता है कि द्विध्रुवीय विश्व की स्थापना कर दी। एक तो पश्चिमी यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरी साम्यवादी सोवियत संघ। 2 विचारधाराओं ने दुनिया के राष्ट्रों को अपनी तरफ मोड़ने का पूरा प्रयास किया कि हम आपको आर्थिक सहायता, सैनिक सहायता, XYZ जो भी सहायता चाहिए देंगे, लेकिन आप हमारी विचारधारा को अडॉप्ट करके चलें, आप हमारे समूह में शामिल हो जाएं। इससे दुनिया के देशों का जो भरोसा था यूएनओ के प्रति
वो यूएनओ के प्रति भरोसा कायम रहने की बजाय रुझान जो है वो महाशक्तियों की तरफ हो गया। इसका ये पॉइंट भी बनता है कि इन्होंने सैनिकवाद को जन्म दिया। सैनिकवाद को जन्म का तात्पर्य है कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, 2 विश्व युद्ध हुए। दुनिया के देश ये चाहते थे कि अब तीसरा विश्व युद्ध ना हो और सैनिकवाद को बढ़ावा ना हो, उपनिवेशवाद को बढ़ावा ना हो, शस्त्रीकरण को बढ़ावा ना हो। लेकिन वीटो के कारण, जैसा कि दोनों महाशक्तियों में आपसी द्वंद्व शुरू हुआ, शीत युद्ध शुरू हुआ, सीटो, सेंटो, नाटो, वार्सा पैक्ट इत्यादि अनेक संगठनों को जन्म मिला। यानी युद्ध तो नहीं था, लेकिन युद्ध से भी भयंकर स्थितियाँ उत्पन्न होने लगी। तो विपक्ष का कहना था, जो वीटो नहीं चाहते सदस्य राष्ट्र, उनका कहना था कि वीटो पावर खत्म होनी चाहिए। साथ ही ये प्रश्न भी उठा कि शांति में समझौतावादी प्रवृत्ति या वार्ता से समस्याओं के समाधान होने की बजाय सदस्य राष्ट्रों की समस्याएं सुलझने की बजाय उलझने लगी। और उलझने से भी तात्पर्य ये है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर द्वंद्व के शिकार हो गए। तो यूएनओ से बहुत उम्मीदें थी कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था को कायम रखेगा, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न नहीं होने देगा जो युद्ध से भयानक हो। लेकिन शीत युद्ध की राजनीति ने, सैनिकवाद की राजनीति ने, सैनिक अड्डों के जन्म ने ये सब स्थितियां उत्पन्न की। सबसे बड़ी बात ये भी रही कि यूएनओ सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था में विफल रहा। यानी यूएनओ की अपनी कोई सेना नहीं, और ये विकसित राष्ट्र, क्योंकि इनकी मोनोपोली थी, कभी किसी भी सदस्य राष्ट्र के यहाँ सैनिक प्रतिबंध लगा देने, आर्थिक प्रतिबंध लगा देने, युद्ध की स्थितियाँ उत्पन्न कर देनी, विभाजन की स्थितियाँ उत्पन्न कर देनी, ये सब यूएनओ में वीटो पावर के कारण स्थितियाँ उत्पन्न हुई। महाशक्तियों में इस कदर शीत युद्ध की स्थिति थी कि बहुत लंबे समय तक, 1945 से लेकर 1990 तक का दौर जो है शीत युद्ध का दौर रहा। इतने लंबे पीरियड में अनेक बार ऐसे संकट उत्पन्न हुए जो युद्ध के वातावरण को उत्पन्न करने वाले थे, या सदस्य राष्ट्रों में सैनिक हस्तक्षेप की स्थिति उत्पन्न हुई, जैसे 1979-80 का जो टाइम पीरियड था, अफ़गानिस्तान में सैनिक हस्तक्षेप। तो ये सब चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करती रही, और यही परिणाम रहा कि एक गुटनिरपेक्ष मंच की स्थापना हुई भारत के अथक प्रयासों से। वीटो पावर के पक्ष वालों का कहना है कि नहीं, वीटो का विरोध नहीं होना चाहिए। वीटो पावर के कारण शक्तियों में संतुलन बना रहा। शक्तियों में संतुलन का मतलब है युद्ध तब होता है जब कोई एक पक्ष कमज़ोर होता है। यहाँ दोनों पक्ष मजबूत थे, इसलिए स्थितियाँ जरूर बनी, लेकिन युद्ध नहीं हुआ। तो वो शक्ति संतुलन बनाए रखने में सहायक सिद्ध हुई। दूसरी बात, 3 नवंबर 1950 का शांति के लिए एकता प्रस्ताव पारित होकर महासभा की शक्तियों में बढ़ोतरी की गई। महासभा यूएनओ का पहला महत्वपूर्ण अंग है, और महासभा में छोटे और बड़े राष्ट्रों में समानता बनाए रखी गई है। यानी छोटे से सदस्य राष्ट्र से भी 5 प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं, बड़े से बड़े राष्ट्र के भी 5 प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं। लेकिन जब वोटिंग होगी तो प्रत्येक राष्ट्र का एक ही मत माना जाएगा।
चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो श्रीलंका हो। तो इस तरह से स्वस्थ परंपराओं का विकास भी हुआ, क्योंकि सुरक्षा परिषद अपने जो टारगेट था, जो कार्य क्षेत्र था, जो अधिकार क्षेत्र था, उसका पूरी तरह से सदुपयोग नहीं कर पा रही थी। तो परिणाम स्वरूप लोकतांत्रिक व्यवस्था के हिसाब से महासभा की शक्तियों में बढ़ोतरी की गई। महासभा की शक्तियों में बढ़ोतरी का कारण है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को जन्म मिलना। इसके साथ साथ समय समय पर ये मांग उठती रही, यूएनओ का लोकतांत्रिकरण होना चाहिए, यानी नए सदस्य राष्ट्रों को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, जैसा विशेषकर भारत देश लंबे अरसे से इसकी मांग कर रहा है। यानी प्रश्न विरोध वीटो का नहीं है, प्रश्न प्रतिनिधित्व का है कि विकसित राष्ट्रों के साथ यदि विकासशील राष्ट्रों के अग्रणीय जैसे कि भारत देश स्थायी सदस्यता में सम्मिलित हो जाता है तो एक निर्णायक की भूमिका अदा कर सकता है। ये प्रयास आज भी जारी हैं। वीटो के पक्ष में तर्क देने वालों का ये भी मानना है कि कम से कम एक मंच तो है जिससे आर्थिक सहायता, सैनिक सहायता एवं अन्य संधि, समझौता, वार्ता, प्रतिनिधित्व या आकस्मिक आपातकालीन स्थितियों का सामना करने के लिए एक संगठन के समक्ष हम अपनी बात को रख सकते हैं। एक संगठन के माध्यम से हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस कर सकते हैं, शक्तिशाली महसूस कर सकते हैं, क्योंकि मंच जब उसका अधिवेशन होता है तो उसमें विचार विमर्श, सांस्कृतिक समन्वय, किसी न किसी निर्णय पर पहुंचने की क्षमताएं, संगठन में शक्ति, अनेक बातें दिखाई देती हैं। आज विकसित राष्ट्रों को विकासशील राष्ट्रों की और विकासशील राष्ट्रों को विकसित राष्ट्रों की महती आवश्यकता है, और उस आवश्यकता की पूर्ति किसी संगठन के माध्यम से की जा सकती है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय विधि, यूएनओ का चार्टर सदस्य राष्ट्रों को, संगठन के सदस्यों को इस बात की प्रेरणा देता है कि किस तरह से एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से सहयोग प्राप्त करके अपने विकास को उत्तरोत्तर उन्नति के नए आयाम दे सकता है। तो यूएनओ का मंच, जिसमें वीटो पावर पर जो हम चर्चा कर रहे थे कि महाशक्तियों ने तनाव का वातावरण बनाया, शीत युद्ध का वातावरण बनाया, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित किया, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन महासचिव की भूमिकाओं से मध्यस्थताएं भी हुई और स्वयं महाशक्तियां भी समय आने पर ये समझने लगी कि हमने अपना समय, धन, ध्यान जो शस्त्रीकरण पर लगा दिया, जिससे ज़्यादा सदस्य राष्ट्रों को या हमें फ़ायदा नहीं हुआ, हमें यही कार्य, यही पैसा, यही धन, ध्यान, समय विकास कार्यों में लगाना चाहिए था, ताकि हम आर्थिक प्रगति कर सकते, जैसा कि जापान ने की। तो आज हमारा ये टॉपिक था, वीटो पावर से आप क्या समझते हैं, इसके पक्ष एवं विपक्ष में अपने तर्क दीजिए।